हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक कुमार। और आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अब लास्ट एग्ज़ाम आपका बोर्ड का बचा होगा, बायो सब्जेक्ट जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो जो चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है, जो डिलीटेड है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आने वाले हैं उनमें कुछ कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ करके सफिशेंट मार्क्स ला सकते हैं 60+, 55+, 50+, 70 में। आई एम श्योर अगर आप इन टॉपिक्स को थोड़ा लास्ट मिनट में, जो भी बचे हुए कुछ दिन हैं, अगर उसमें आप करके जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला ही चैप्टर आपको दिख रहा होगा और मैं बहुत तेज़ी में थोड़ा जाऊंगा ताकि आपको क्या चीज़ें कि पता चल सके और आप प्रॉपर तरीके से उसको बस रिवीजन क्विक आप टिक करते जाइएगा कॉपी में या डायग्राम में, बुक में ही आप टिक करते जाएंगे और उसको बाद में आप जा कर के क्या है कि रीड कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, ये कंपटीशन की क्लासेस तो है नहीं, तो आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो आपको दिख रहा होगा, सबसे फर्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा जो खास करके इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो ये फ्लावर का डायग्राम, इसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो एंथर है, एंथर का ये स्ट्रक्चर आप अगर पढ़ लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसमें इसका स्टाइल, स्टिग्मा, ये जो इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा देख करके जाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम, इसकी बात जो कर रही है, एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ये आप करके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आप एक बार जरूर देख लेंगे। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि अगर जिस भी क्वेश्चंस में अगर आपको डायग्राम, मतलब मान के चले कि थ्योरी नहीं आ रहा, तो आप उसमें डायग्राम बता करके, बना करके आप अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम का ये डायग्राम आप याद कर लेंगे। चारों लेयर का नाम, थ्योरी में भी अगर इस तरीके से पूछता है स्ट्रक्चर, तो आप ये 4 लेयर का नाम लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें कि पॉलन ग्रेन में आपको याद रखना है 2 होता है, एक वेजिटेटिव, एक जनरेटिव, और ये आपको स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, और पॉलन ग्रेन के बारे में एमसीक्यू पूछ सकता है कि 2 सेल्ड 3 सेल स्टेज में क्या होता है, 2 सेल्ड का होता है कि 3 सेल्ड का होता है, कितना, ये चीज़ पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग यहाँ पे आपका नेक्स्ट में हम लोग जैसे कि पॉलन ग्रेन है, उसका क्या फंक्शन है, वो चीज़ तो हमें पता है, वो रहने देते हैं। हम लोग फिर आते हैं पिस्टल वाला पार्ट, यानी कि फीमेल पार्ट में। पिस्टल में माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल को आप अच्छे से प्रॉपर करके जाइएगा। फिर ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसका, स्टाइल का। और ये लास्ट में जो डी में आपको डायग्राम दिख रहा है, किसका, ओव्यूल का। ठीक है, इस ओव्यूल का डायग्राम को आपको एक बार देख के जाना है, इसका स्ट्रक्चर देख के जाना है। अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है कि बताइए कि जो एक टिपिकल ओव्यूल का क्या क्या उसमें लेयर्स होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, तो आप उसको बता सकते हैं। और ओव्यूल को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, मेगा स्पोरेंजियम। तो इस मेगा स्पोरेंजियम को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मेगा स्पोरोजेनेसिस वो होता है वो प्रोसेस जिसमें आपको याद रखना है कि मदर सेल्स क्या करते हैं, इसमें मेगा मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर आपको ये डायग्राम भी आपको याद रखना है, क्या चीज़, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला लास्ट वाला, ये वाला स्ट्रक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्योरेटिकल पर्पज से भी। और इसमें टोटल कितने एंटीपोडल सेल्स होते हैं, सिनर्जिड सेल कितना होता है, ठीक है, सिनर्जिड सेल का फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला आप एक बार देख लेंगे, यानी कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई का ये फंक्शन आपको ये वाला पढ़ के जाना है ये। ठीक है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, पॉलिनेशन में आपको पता होगा कि एटोगैमी, जीटोगैमी, जिनिटोगैमी, हम लोग जीनोगैमी, ये चीज़ देखते हैं। और हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है आपका कैज्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमें पता है ये इंपॉर्टेंट उतना मुझे नहीं लगता है, बाकी आप देख सकते हैं इसको लास्ट में। फिर ब्रीडिंग का भी इसमें से क्वेश्चन कम ही पूछता है। हाँ, पिस्टल पॉलन, जो यहाँ पे पॉलन पिस्टल का इंट्रैक्शन है, उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉलन पिस्टल का इंट्रैक्शन होता है। सेम स्पीसीज पे ही वो जा करके क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन गिर करके उसको फर्टिलाइज करता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, इमैस्कुलेशन, बैगिंग। ठीक है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आप वहाँ पे थोड़ा सा गौर करके अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे एंडोस्पर्म का फंक्शन पूछेगा, उतना कुछ खास इसमें से हमें देखने नहीं मिलता है। और हाँ, एम्ब्रियोनल जो ये
प्लिम्यूल हो गया, रेडिकल हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, इस चीज़ को भी आप गौर से थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं सीड पे। सीड में क्या है, डोरमेंसी क्या होता है वो आपको देखना है। पेरिकार्प, सीड का जो पेरिस्पर्म, पेरिस्कार्प है। और हाँ, ये डिफरेंस आपको पूछ सकता है, ये वाला जो डिफरेंस है आपको एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस ये पूछेगा। फिर ये आप पूछ सकता है कि फ्रूट, जो ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, पार्थिनोकार्पिक। एक और आप याद कर लीजिएगा कि एपोमिक्सिस, ठीक है, एपोमिक्सिस क्या होता है उस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी एपोमिक्सिस में क्या डिफरेंट है इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको लिखा होगा कि एपोमिक्सिस का यहाँ पे कहाँ पे हिस्सा, हाँ देखिए ये देखिए एपोमिक्सिस, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप मेंशन कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके लिए पॉली एम्ब्रियो क्या होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। बस इतना ही इस चैप्टर में, जो खास करके लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट मैंने था वो बताया आपको। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ में बने रहें और हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट वाला चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये डायग्राम नहीं पूछता है, डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आपको बस इसमें सेल्स का नाम याद रखना है। सर्टोली सेल, इंटरस्टिशियल सेल क्या फंक्शन करता है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। और यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ओके। चलिए देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे हम लोग देख चुके हैं, अभी मैंने बताया आपको क्या चीज़ कि मेल आपको जर्म सेल्स का फंक्शन, आपको सर्टोरी सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका मेल एसेसरी डक्ट जो प्रेजेंट होते हैं उसको भी आपको क्या करना है, देख लेना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ की, जो आपको यहाँ पे प्रोस्टेट यानी कि मेल एसेसरी ग्लैंड का नाम पढ़ना है और उसका फंक्शन पढ़ना है कि क्या, ये 1-2 नंबर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम में देखते हैं कि इसका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया जो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, खास करके कि जो मेन पेयर्स में जो प्रेजेंट होते हैं उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में याद रखना है, मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या याद रखना है, हार्मोन्स का नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है वो चीज़। और ये फीमेल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछता है, मतलब बोर्ड में ज़्यादा चांसेस होता है पूछने का, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम को, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्या कि फंक्शंस क्या होते हैं मेमोरी ग्लैंड के, मेमोरी ग्लैंड का आपको फंक्शन याद रखना है। दूसरा लेयर्स का नाम आपको याद रखना है, किसका, यूट्रस में, यूट्रस का लेयर का नाम याद रखिएगा, मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन का नाम याद रखिएगा, टोटल कितने लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स कितने होते हैं, डक्ट की का क्या काम है, कौन सा यहाँ पे हार्मोन काम करता है, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आपको याद रखना है स्पर्म का फॉर्मेशन और ये चीज़, ये डायग्राम आप याद कर लीजिएगा ताकि अगर आपसे स्पर्म का यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा गया, अगर आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा गया तो आप इस डायग्राम को जरूर बना दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा श्योरिटी के साथ में, ठीक है। और ये सारे नाम यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि स्पर्मेटोगोनिया से कन्वर्ट होता है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी में, फिर उसके बाद में स्पर्मेटिड, और मैच्योर होने के बाद में स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सर्टोली सेल का यहाँ पे क्या फंक्शंस होता है इसको भी आप देख करके जाएंगे। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्या चीज़ कि ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, ये भी क्या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ से, ये वाला जो टॉपिक चेंज हो जाता है, ये हो जाता है आपका oogenesis। ये कौन सा टॉपिक हो जाता है, oogenesis, यानी कि ओवम का बारे में बताया जा रहा है, ओवम कैसे बनता है। फिर यहाँ पे ये आपको प्रोसेस पूरा याद रखना है। तो फीमेल का भी इतना तो टाइम नहीं है आपको पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनिए। फीमेल के लिए आप इस वाले डायग्राम को अच्छे से याद करके चले जाएंगे। अगर फीमेल में oogenesis आपको पूछता है तो आप इस डायग्राम को बना के आ जाएंगे, इस चार्ट को। आगे बात समझ में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बायो में ऐसा नहीं बोला जाता है कि आपको प्रॉपर कहीं पर डायग्राम तो बनाना ही होता है पूरी तरीके से, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डायग्राम नहीं पूछते हैं तो भी आप उसको अपने मन से बना करके मार्क्स ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मार्क्स मिलता है बोर्ड में, ठीक है। चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ खास अभी तक तो मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में फेजेस का नाम याद रखना है, मेनोपॉज क्या होता है, मेनार्च क्या होता है, इसका डिफरेंस आपको याद रखना है, और ओव्यूलेशन का आपको एक तरह से याद रखना है उसका डेफिनेशन। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, और ये वाला लेयर का नाम आपको याद रखना है। जोना पैलिसुडा हो गया, पेरीवेटेलाइन मेम्ब्रेन हो गया, कोरोना रेडियाटा हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है, कैसे वो सिक्रीट करता है। यहाँ पे हाइलोरुनिडेज जो इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसके, एक्रोजोम में, वो किस तरीके से फर्टिलाइज करता है और क्या बनाता है यहाँ पे, ओवम। ये आपका जो टॉपिक बीच में दिया है बहुत ही ईजी टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन पे दिया है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग 9-10 से इसको पढ़ते आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम में आपको यहाँ पे, जैसे कि ये डायग्राम को
पढ़ के जाइएगा पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक को हम लोग मॉरुला किसको बोलते हैं, डिफरेंस। पहले तो क्लीवेज पढ़ लीजिएगा, ब्लास्टोमेयर किसे कहते हैं, फिर ट्रोपोब्लास्ट लेयर यहाँ पे, और आपको क्या इनर सेल मास किसको कह रहे हैं, और मोरुला ब्लास्टुला किसको कह रहे हैं, इसका डिफरेंस आप देख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी में। ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे जरूरी होता है किसमें, प्रेगनेंसी में। तो आप इसको भी थोड़ा सा एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये हो गया प्रेगनेंसी के दौरान में फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। यहाँ पे मेनली आपको ना हार्मोन का पूछा जाएगा, हार्मोन ऑफ प्लासेंटा का फंक्शन पूछता है इसमें हमेशा हमेशा, मतलब लगभग 3 जर्म से लेयर का आपको नाम याद रखना है। आपको 11th में पढ़ेंगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों लेयर का नाम आपको याद रखना है। स्टेम सेल्स का क्या फंक्शन होता है ये आपको याद रखना है। लैक्टेशन में पूछेगा कि पार्चुरेशन बताओ बाबू क्या होता है, क्या, और यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम करता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हार्मोन का रोल पूछेगा। ठीक है, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, देखिए भारी भरकम वर्ड लग रहा है लेकिन कुछ और नहीं है। फिटल इजेक्शन क्या होता है ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या बोलता है कि इंड्यूस माइल्ड यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिलीवरी ऑफ बेबी को ही यहाँ पे फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कह रहे हैं, जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये चीज मेन वर्ड आपको याद रखना है, भारी भरकम माइल्ड यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, उसी को कहते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। लैक्टेशन का आपको याद रखना है। और कोलेस्ट्रॉम क्या होता है इसमें, हाँ एमसीक्यू में बन सकता है आपका कि एमसीक्यू में कि कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है कोलेस्ट्रॉम में, ये हम लोग पढ़े हैं किसमें, इम्यूनो वाला चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या चीज़, नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखिए आपको क्या यहाँ पे देखने मिलेगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिएगा सबसे पहला चीज़ तो कि इसका ज़रूरत क्या है। ठीक है, ये वाला एमसीक्यू बनेगा आपका आरसीएच प्लानिंग यहाँ पे, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग है वो कब आया था, साल कौन सा है, वो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर का मतलब फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं, यानी आरसीएच का फुल फॉर्म बता दो बाबू। ठीक है, ये चीज़ एमनियोसेंटेसिस इंपॉर्टेंट है, इस जगह पे एमनियोसेंटेसिस ये वाला पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसका फंक्शन, ये वाला भी आप याद रखिएगा कि जो सीडीआर का फुल फॉर्म क्या है, या सहेली को किसने प्रोड्यूस किया। आ रहा बात समझ में, ये चीज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन्फेंट मतलब बच्चा वाला, और सॉरी यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब कि मदर के बारे में पूछा है, कि मदर का यहाँ पे मृत्यु दर और बच्चे का मृत्यु दर के बारे में पूछा है, मतलब कि घटोतरी होगा बढ़ोतरी होगा तो क्या होगा, अच्छा है कि खराब है। फिर यहाँ पे देखिए 2000 में यहाँ पे लॉन्च हुआ था जो यहाँ पे क्या चीज़ है कि 1900 से लेकर के 2000 के बीच में हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ा, तो उसके लिए क्या क्या अपनाया गया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इस चैप्टर से ना आपको ये टॉपिक से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं नेचुरल मेथड। अब मेन जो इंपॉर्टेंट है पूरा बुक से आपका ये वाला मेन, यहाँ से ये वाला 2 लाइन आपको पहले रट लीजिएगा कि जैसे नेचुरल हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, बैरियर मेथड हो गया, आईयूडी हो गया, ओरल कंट्रासेप्शन हो गया। ठीक है, इंजेक्टेबल प्लांट्स हो गए, सर्जिकल मेथड, इन सबसे हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। अब इसी में देखिए यहाँ पे जैसे क्या हो गया कि नेचुरल मेथड में कौन कौन आता है, विड्रॉल आ गया, लैक्टेशनल एमोनेरिया आ गया। ठीक है, बैरियर में हम लोग कॉन्डम्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे डायफ्राम्स हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, वॉल्ट्स हो गया, ये सब का। यूडीआईएस में यानी कि यूट्रेनल डिवाइस में हम लोग क्या कॉपर टी का इस्तेमाल करते हैं, U7 का। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ होता है, एक होता है हार्मोनल, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है हार्मोनल। ठीक है, एक हो गया आपका हार्मोनल और दूसरा होता है कि नॉर्मल आपको इस तरीके से आईयूडी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिफरेंस याद रखना है कि किससे कौन सा हार्मोन निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिए हार्मोनल रिलीजिंग कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन LNG-20। ठीक है, और जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, यानी कि जिसमें हार्मोनल नहीं देखने मिलेगा आपको, लिपल लूप्स हो गया, कॉपर टी हो गया, जैसे यहाँ पे CU7 मल्टी लोड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, इस चीज़ को तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो गया, लिपिल लूप में, ये सब में आपका नॉन मेडिकेटेड में आता है। ठीक है, ये कॉपर रिलीज करते हैं, कॉपर रिलीज करके क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं किसका, मूवमेंट ऑफ स्पर्म का। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे इम्प्लांट्स हो गया। फिर पिल्स की बात करते हैं, पिल्स में आपको याद रखना है सहेली का इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद में आई पिल को यहाँ पे आपको याद रखना है, जा इमरजेंसी हम लोग पिल कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इमरजेंसी, जो कि 72 आवर्स में लिया जाता है। ये MCQ बनेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से MCQ बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर स्टेलाइजेशन क्या होता है, ये चीज़ों की परमानेंट होता है एक तरीके से सर्जिकल से। ठीक है ना, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे MTP क्या है, MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी हो गया, इसको आपको याद रखना है, इसका क्या यूज आज के डेट में होता है और ये क्यों जरूरी है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा MTP इसलिए क्योंकि कभी कभी मदर को या रेप केसेस में हमें देखने के लिए मिलता है कि मदर जो है बच्चे को कंसीव नहीं करना चाहती है तो अबॉर्ट करना चाहती है, तो कर सकते हैं कानूनन। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, आपको ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप देखिएगा। अब 15 से 24 साल में ज़्यादा खतरा होता है, तो इसलिए ये एज भी आपको
आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये चीज़। फिर हम लोग बात करते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में आपको सबका फुल फॉर्म तो पहले याद रखिएगा, ऑल फुल फॉर्म्स, ठीक है, ऑल फुल फॉर्म्स, आपको सारे फुल फॉर्म याद रखने हैं। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है कि जिफ्ट क्या हो गया यहाँ पे, इन वीवो और इन विट्रो। देखिए एक ये भी डिफरेंस बन सकता है इन विट्रो का और एक इन वीवो का, तो ये दोनों तो पहले आप डिफरेंस याद रखिएगा कि जो इन वीवो क्या करता है और इन विट्रो क्या करता है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या हो गया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सारा फुल फॉर्म, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI टेक्निक या आर्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट भी कहते हैं। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो अभी के टाइम में क्या है, जो IVF हो गया या इन सब का हम लोग यूज क्या करते हैं कि इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए। तो फुल फॉर्म इसका फंक्शन सभी देखते जाइएगा आप, ठीक है। फिर IUI का फुल फॉर्म, सबका पहले तो फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा आपको फुल फॉर्म सबके रट के जाने और सबका फंक्शन। और हाँ, डिफरेंस याद कर लीजिएगा, इन वीवो और इन विट्रो का आपको डिफरेंस याद होना चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताते जाते हैं। वहाँ पे तो डायग्राम आपको बताए ही हैं, रिप्रोडक्शन वाला में से डायग्राम आपको ये 7 कैरेक्टर्स का नाम याद रख लेना है, ठीक है। मेंडल का लॉ के बारे में यहाँ पे कब दिए थे, ईयर, MCQ बनता है, MCQ बहुत पूछता है ना आपका एग्जाम में भी, तो MCQ यहाँ से बन जाएगा कि साल कौन सा है, यहाँ पे देखिए ईयर कौन सा है ये पूछ सकते हैं आपसे, कितना ट्रेड्स लिया गया था ये पूछ सकते हैं, मेंडल ने कितने सेलेक्ट किए थे, ट्रू ब्रीडिंग यहाँ पे, तो वो नंबर आपसे पूछा जाएगा। प्लांट कौन सा, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पी प्लांट का, ये पूछा जाएगा। F1 और F2 जनरेशन में उनको क्या दिखा, ठीक है, ये चीज़। और हम लोग को पता है यहाँ पे कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितना रेशियो आता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। डोमिनेंट और रिसेसिव का, होमोजाइगस किसको बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। यहाँ पे 3-4 टर्म जो है, होमो हो गया, ठीक है, हेट्रो हो गया, फिर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीनोटाइप किसको बोलते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे फिनोटाइप किसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे रिसेसिव की बात कर ले, रिसेसिव किसको बोलते हैं, डोमिनेंट किसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो अभी टर्म्स दिए ना, ये डेफिनेशन में आपका पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या लिए थे, और हाँ, पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स का डेफिनेशन भी पूछ सकता है, पुन्नेट बॉक्स स्क्वायर का कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, और ये रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रेशियो जो हमको मिलता है F1 में मिलता है कि F2 में मिलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या चीज़ यहाँ पे कि डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में जो उसका रेशियो है उसको भी आपको याद कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए एक दिया है आपको टेस्ट क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस पे क्वेश्चन बना करके दे देगा कैसे होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो इस चीज़ पर भी आप थोड़ा गौर कर लीजिएगा। एक होता है बैक क्रॉस, ठीक है, एक होता है क्या आपके लिए बैक क्रॉस, और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ये 3 कैरेक्टर्स, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये चीज़, ठीक है ना। आगे बात समझ में, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यहाँ पे जो मेंडल के फर्स्ट थी है मोनो हाइब्रिड से 2 लॉ निकल के आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या चीज़ की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, यहाँ पे ब्लेंडिंग आपको देखने मिलेगा, इसी को हम लोग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं, और इसमें आपको अलग कलर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये भी याद रखिएगा, किसका हम लोग बात करें यहाँ पे कि ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप का, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप एक बार, ओके। ये ब्लड ग्रुप आपको जरूर याद रखना है कि कौन सा जीनोटाइप, कौन से यहाँ पे जो जीनोटाइप है किस ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ आपको याद रखना है। किसमें, कोडोमिनेंस वाला, ये किसका एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का। इतना डिटेल तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, बट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है कोडोमिनेंस में कौन सा आएगा, तो ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखिएगा, जो हम लोग स्टार्च के लिए यूज करते हैं, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ये वाला आपको थोड़ा सा आपको पढ़ के जाएगा, थोड़ा सा लगता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हार्ड करने का हुआ तो पूछेगा। फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसका वाला तो आपको पूरा चार्ट ही आपको पढ़ के जाना है, और इसका ये रेशियो फिनोटाइपिक वाला आपको करके जाना है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्या, जिससे रिलेटेड जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो आपको पढ़ के जाना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में आप ये पढ़ सकते हैं, ये वाला हिस्सा में जो जीन्स को लेकर के है, ठीक है, और क्रोमोजोम्स को लेकर के, और जिन साइंटिस्ट ने दिया, ये 3 साइंटिस्ट का जो नाम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और हाँ, यहाँ पे ये जो साल है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो MCQ बन सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्या, ये देखिए यहाँ पे है मेन इसका थ्योरी, और एग्जांपल याद रखिएगा, और साइंटिस्ट का नेम भी जो एक्सपेरिमेंटली फिर इसको प्रूव किए थे। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन सिर्फ यहाँ से पूछता है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन किन्होंने दिया था, तो मॉर्गन, तो आपको यहाँ पे नाम आपको यहाँ पे याद रखना है,
ठीक है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में ह्यूमन वाला आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बाकी देख लीजिएगा यहाँ पे भी क्या चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो डायग्राम में खास करके दिया हुआ है ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन आपको किस में, फ्लाई में आपको देखने के लिए मिलेगा, ड्रोसोफिला वाला यहाँ पे आपको ड्रोसोफिला फ्लाई में आपको देखने मिलेगा, और मुर्गी यानी बर्ड्स में आपको जो देखने मिलते हैं हैन आपको, और यहाँ पे क्या है इंसेक्ट्स यानी फ्लाई की बात करें ड्रोसोफिला, और फिर लास्ट में यहाँ पे जो सिम है वो बर्ड्स में आपको देखने मिलेगा। और हाँ, ऑटोजोम सेक्स क्रोमोजोम किसको बोलते हैं, ऑटोजोम एलोजोम्स, ठीक है ना। इस चीज़ को भी मेल हेट्रोगेमी यहाँ पे कौन होगा, तो ये इजी, ये सेक्स डिटर्मिनेशन आप समझ गए होंगे यहाँ पे। इन ह्यूमन इसको आप तो पता ही होगा आपको। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या चीज़, म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, सिंगल म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन मतलब सिर्फ डिलीटेशन और या इंसर्शन, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस से हम लोग जेनेटिकली जो बीमारी या डिसऑर्डर होता है उसको पता करते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने क्या है कि अब यहाँ पे इसके बेसिस पे दो हम लोग बीमारी पढ़ते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको क्या चीज़ है, सिक्कल सेल एनीमिया का आपको इंपॉर्टेंट है। सिक्कल सेल एनीमिया जो ये डायग्राम है ना, बस इस डायग्राम को आप पढ़ के चल जाएगा लास्ट में, ठीक है। ये सिकल सेल एनीमिया हो गया आपका, और एक हीमोफीलिया हो गया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के लिए तो आप ये पढ़ लीजिएगा, और हीमोफीलिया को आपको पता है कि इसमें क्या है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिलीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है आपको देखने मिलेगा कि ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस में आप ये वाला चार्ट देख लीजिएगा कि ये वाला चार्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मेल किसको, ये एमसीक्यू में पूछेगा, ये आपके लिए एमसीक्यू हो गया, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो गया, एमसीक्यू हो गया, ठीक है। ये चीज़ एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग यहाँ पे कि फिनाइल कीटोनेरिया हो गया, ये सारा टॉपिक। तो वैसे देखा जाए तो सब इसमें इंपॉर्टेंट लगता है, बट खैर आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सिंड्रोम्स हैं, लास्ट वाला जो ये सिंड्रोम्स है, 3 सिंड्रोम, ये 3 सिंड्रोम आप याद करके जाइएगा, ठीक है ना। बस इतना ही, 3 सिंड्रोम कौन सा क्रोमोजोम पे होता है, साल कौन सा डिस्कवर किया गया था, नंबर ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे क्या होते हैं, कौन सा सिंड्रोम में, जैसे क्लाइनफिल्टर में 47 हो गया, यहाँ पे 21 पे ट्रायोजोमी हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए टर्नल सिंड्रोम में क्या चीज़ है कि यहाँ पे एक्स हो, यानी कि इसमें इनफर्टाइल फीमेल का आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो डायग्राम में लिखा है ना, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग क्या चीज़, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे को पता है कि आप बोलेंगे कि पूरे चैप्टर में ही तो सब तो इंपॉर्टेंट ही लगता है, ठीक है। ये बुक का पेज का फटा हुआ पार्ट है, यहाँ पे शायद होगा ये, ठीक है ना। चलिए खैर कोई नहीं, आपको इसमें याद रखना है क्या चीज़ की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये वाला आपको डायग्राम याद रखना है, ठीक है। डबल हेलिक्स आपको कौन सा किस में बेस है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस दोनों में से सेलिएंट फीचर ऑफ किसका, डीएनए का, एकदम इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बेस पेयर किधर से किधर जाता है, किधर से किधर आता है, पोलैरिटी आपको याद रखना है, कौन किसके साथ में बाइंड करेगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है, चेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, राइट हैंड फैशन में होगा, पिच कितना है उसका, लेंथ ब्रेथ और साइज जो आपको यानी कि जो डीएनए का डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इसका पिच कितना है, ये एक हेलिक्स में कितना आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ज़्यादा चीज़, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डायग्राम को याद रखिएगा, सेंट्रल डॉगमा इसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपको। पैकेजिंग में आपको ये वाला डायग्राम खाली देख लीजिएगा। क्रोमैटिन आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमैटिन में देखने मिलेगा। हिस्टोन ऑफ ऑक्टामर्स, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोसोम किसको कहते हैं, क्रोमैटिन, तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर अब तक पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ, और आपको भी जानना चाहिए कि अभी सिर्फ ये रिवीजन का मोड है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा स्लो जा नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ है कि नन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन किसको कह रहे हैं, ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा, एक बार देखिएगा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको नाम याद रखना है, साल याद रखना है, और ये वाला एक्सपेरिमेंट बस बना दीजिएगा एग्जाम में। अगर पूछा ट्रांसफॉर्मिंग है, हमको लगता है ये पूछेगा क्योंकि बहुत बार ये पूछता भी है, ठीक है। और दूसरा ये भी पूछता है कि केमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, तो केमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल देने वाले कौन थे, तो एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड आपको नाम याद रखना है, जिसमें क्या प्रूव किए थे कि हाँ भैया डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट में, जो जेनेटिक मटेरियल का खोज के लिए हर्सी एंड चेज का जो बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट ये पूछता है। इसमें पता है क्या नाम पूछ के बोलेगा बैक्टीरियोफेज का बताओ, किसका बोलेगा, बैक्टीरियोफेज का बताओ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर डीएनए वर्सेज आरएनए में यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आप पढ़ लीजिएगा, यानी कि कैन यू रिकॉल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये क्वेश्चन, और ये इसका आंसर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पे कि आरएनए वर्ल्ड में आरएनए को पहले बोला गया कि आरएनए सबसे पहले आया, फिर बाद में डीएनए आया था, ये वाला यहाँ पे आरएनए वर्ल्ड में बोला गया। रेप्लिकेशन का क्या है, सेमी रेप्लिकेशन कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट अगर पूछा जाए तो इसको आप बना करके आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं। अगर थ्योरी पूछता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है ना, मेल्सन और सेथ का, तो मेल्सन और सेथ में आपको यहाँ पे ये वाला एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आपको क्या करना है, बना करके आ जाना है।
ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग मशीनरी में। इसमें कुछ मेरे को कम लगता है कि चांसेस है कि जैसे आपको ये वाला रेप्लिकेशन का पूछेगा तो ये वाला ही डायग्राम आप बना करके आ जाइएगा, इंपॉर्टेंट बस, क्योंकि हमको पता है कि ये अब चैप्टर पढ़ने में अभी दिमाग लगाने में थोड़ा टाइम जाएगा बोर्ड वाले बच्चों को, तो इसलिए मैं डायग्राम के पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप इसको बना करके आ सकते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फिर आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये भी आप लिख सकते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोटर और ये डायग्राम। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वो वाला आपको जो पीछे में जो 3 लाइन था वो लिखिएगा और ये वाला डायग्राम आप बना दीजिएगा। प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये लास्ट लाइन वाला एक राइट करके चल जाइएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़। फिर आपको यहाँ पे याद रखिएगा कि मोनोसिस्टर्निक क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, एक्सॉन इंट्रॉन क्या होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी कि एक्सॉन की बात कर लें, एक्सॉन क्या होता है, इंट्रॉन क्या होता है, ये समझ जाइएगा। मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, ठीक है, मिस लिख दिए, मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, फिर यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, और फिर उसके बाद में सिस्ट्रॉन क्या होता है, नई चीज़ ऐसे सीरियल भाई आप पढ़ते हुए जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आरएनए का टाइप से हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। एक हम लोग को पढ़ना था बैक्टीरिया में, यानी कि बैक्टीरिया में क्या करता है, बैक्टीरिया में किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन। तो बैक्टीरिया में आपको यहाँ पे जो देखने मिलेगा कि एक साथ में बहुत सारा आपको फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, जो कि पॉलीसिस्टोनिक का एक तरीके से, और आपको यहाँ पे जो देखने मिलेगा यूकैरियोटिक्स में आपको क्या है कि मोनोसिस्टोनिक, यानी कि एक ही कोड, मतलब एक ही प्रोटीन बना रहा होता है यहाँ पे, और जो कि स्प्लाइसिंग के मेथड से ये वाला चीज़ आप इस डायग्राम को और इस डायग्राम को एकदम अच्छे से, ये तो कम ही पूछता है लेकिन ये ज़्यादा पूछता है कि बताइए कि यूकैरियोट्स में कैसे प्रोटीन का फंक्शन होता है। बस टेलिंग, स्प्लाइसिंग इतना तो अभी पढ़ के नहीं जा पाएंगे, तो ये वाला आप जितना पढ़ के जा पाएँ ये आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेनेटिक कोड में कुछ खास नहीं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जेनेटिक कोड का ये हम यहाँ पे लिखे, इसको आप लिख कर मतलब क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जेनेटिक कोड में, और देने वाले कौन थे, जॉर्ज गैमो। ठीक है, और उन्होंने बताया था टोटल, देखिए इस साइड में भी मैंने कुछ लिखा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यही आपका मेन है, पूरा टॉपिक में से आपका मेन है। और हाँ, सेलिएंट फीचर ऑफ ये वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सेलिएंट फीचर, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका सेलिएंट फीचर, ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब म्यूटेशन ये वाला तो खैर हटाइए, सिकल सेल एनीमिया का हम लोग देख चुके हैं, इसको हटाइए, अब स्केप कर सकते हैं हम लोग। फिर आरएनए अडेप्टर यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से फंक्शन करता है, कोडिंग हुआ, बहुत कम चांसेस है कि इसको देगा मेरे ख्याल से, अब तक हम नहीं देखे हैं कि इसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि टीआरएनए, हाँ टीआरएनए का एज अ फंक्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, टीआरएनए का फंक्शन, जीन रेगुलेशन में ये वाला 3 पॉइंट आप पढ़ करके जाएंगे कि जीन रेगुलेशन का ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्या क्या फंक्शन होता है, जो अभी हम लोग देखे थे ना प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन वाला में, उसी में ये वाला फंक्शंस है। लैक ऑपरॉन का ये डायग्राम, ये डायग्राम बहुत बहुत, और जो यहाँ पे है ना, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज़ को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको इतना थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, इस डायग्राम को रट लीजिए। लैक ऑपरॉन पूछता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको वहाँ पे मदद कर देगा। ठीक है, जो जो वहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं, जो जो अलग से साइड में लिखे हैं, उसको आप कर सकते हैं। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में गोल ऑफ क्या है, 2-3 पॉइंट आप इसमें से पढ़ लेंगे। ठीक है, कितना खर्चा आया, कितना बेस पेयर था, कितना को हम लोग रीड किए, कितना $US लगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, बस इतना ही। कितना साल का प्रोजेक्ट था, यहाँ से MCQ बनता है, लिटरली बता रहे हैं, यहाँ से MCQ बनता है, इसलिए परेशान ना हो। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंसिंग क्या है, एक्सपीरियंस सीक्वेंसिंग क्या है, यहाँ पे बैक्टीरियल का जो बारे में बात बताया है वो सब चीज़, उतना कुछ खास हमको नहीं लगता है यहाँ से देगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, तो 2-3 पॉइंट यहाँ से याद कर लीजिएगा, ये पूछता है, ये बदमाशी कर देता है, कभी कभी पूछ देता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको याद रख लेना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि VNTR के बारे में कुछ कुछ पूछा है, तो VNTR वाला भी आपको यहाँ पे इसका पॉइंट, सॉरी ये VNTR वाला है, ये किसका है, VNTR वाला। और जो यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया ना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या फंक्शन होता है, तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैपिंग करने में हेल्प करता है, ये वाला पैराग्राफ का। ठीक है, ये चीज़ ओके। और हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो बायोटेक में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखें इस इतना चैप्टर, अभी हम लोग और चलिए इवोल्यूशन भी देख लेते हैं, देन हम लोग क्या नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे। इवोल्यूशन में देखिए आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपको कौन किसने क्या डिस्कवर किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि कितना साल पहले धरती पे लाइफ आया, स्पोर्स के थ्रू, स्पॉन्टेनियस वाला जो थ्योरी है, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, वो चीज़ आपको याद रखना है। क्या क्या यहाँ पे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हुआ था, ये चीज़ आपको, ये वाला कंपोनेंट का नाम याद रखिएगा, केमिकल कंपोनेंट जिसकी वजह से, और हाँ किन्होंने दिया था, ये बात बताए थे कि केमिकल से ही बना होगा, तो प्री एग्जिस्टिंग
लाइफ होगा तो सबसे पहले ओपरेन जो रसिया के थे और हेल्डेन जो इंग्लैंड के थे, और उन्होंने ही देखिए बताया था यहाँ पे कि क्या हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर हो गया, वाटर वेपर हो गया 800 डिग्री सेल्सियस पे, और अमाइनो एसिड्स का कुछ कुछ फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये चीज़। और ये एक्सपेरिमेंट किनके द्वारा परफॉर्म किया गया था? मिलर एक्सपेरिमेंट। ये आपको याद रखना, मिलर एक्सपेरिमेंट। जो लाइफ का थ्योरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे नेचुरल थ्योरी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बात बताया गया है, जैसे गैलापागोस आइलैंड पे अल्फ्रेड वॉलेस हो गया, नेचुरल सिलेक्शन, और जो क्या डार्विन का यहाँ पे बात को बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, हिस्ट्री दिया गया है HMS बीगल के बारे में, कब यहाँ पे डार्विन कौन से जहाज पे चढ़ के गए थे, MCQ में पूछ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगता यहाँ से। नेक्स्ट में जो आपको बोलते हैं एविडेंस क्या क्या है, तो फिलोलॉजिकल जो यहाँ पे अंडरलाइन है ना, आप इसको फोकस कर लीजिए। ठीक है, और आप इसको यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ हमको खास वैसा तो नहीं देखने मिलता है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना बोर्ड के लिए, देखिए बनता है एक होमोलोगस और होमोलोगस इवोल्यूशन बनता है। ठीक है, जो डाइवर्जेंट किसको बोल रहे हैं? होमोलोगस। और एक बनता है आपका कन्वर्जेंट वाला, यानी कि एनालोगस। होमोलोगस, एनालोगस और उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। होमोलोगस और एनालोगस का एग्जाम्पल आपके लिए बनता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है, यानी कि लिख भी दे रहे हैं आपसे किसकी बात करें यहाँ पे, होमोलोगस का। ठीक है, होमो का और एनालोगस का। ठीक है, एनालोगस का बनता है एग्जाम्पल के साथ में। और क्या फंक्शन, और हाँ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये भी चीज़, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, आगे समझ में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एडेप्टिव रेडिएशन से सिर्फ ये वाला पूछेगा कि बताओ बाबू एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, ये चीज़ बता दो हमें। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आते हैं मार्सुपियल्स और प्लासेंटल वाला का डिफरेंस पूछेगा आपसे। किसका पूछेगा? यही मार्सुपियल्स का डेफिनेशन पूछेगा मार्सुपियल्स के बारे में। ठीक है ना। मार्सुपियल्स के पास में बैग होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑस्ट्रेलियन में आपको देखने मिलेगा। और हाँ, डार्विन फिंच के बारे में एग्जाम्पल ये किसका है? एडेप्टिव रेडिएशन का है। ठीक है ना, ये चीज़। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में देखिए यहाँ पे जो ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके बारे में पूछ सकता है। थॉमस मैल्थस का एक बात बोला गया था, क्या बात बोला गया था कि जितना रिसोर्स रहेगा उतना ही पॉपुलेशन ग्रो करेगा, अगर रिसोर्सेज कम होते जाएगा पॉपुलेशन भी घटते चला जाएगा। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में देखिए सल्टेशन, यहाँ पे क्या चीज़ है, सॉरी यहाँ पे हाँ सेल्टेशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ये वाला चीज़ याद रखिएगा। हार्डी बिनबैग प्रिंसिपल का आपको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला भी के लिए आप याद कर लीजिएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब कैसे अभी तो समझा नहीं सकते आपको, बट इस चीज़ को याद रखिएगा। और हाँ, ये आपको याद रखना है कि स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव आपको देखने मिलता है किसमें? नेचुरल सिलेक्शन में। बस इतना लिख दीजिएगा। बोलेगा नेचुरल सिलेक्शन में आपको कैसे कैसे ग्राफ देखने मिलेगा, तो 3 टाइप का आपको ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? फाउंडर इफेक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कोई भी एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से कुछ स्पीसीज निकल करके चले गए कोई दूसरा जगह पे, ठीक है ना। तो 2-3 जो स्पीसीज शुरू से आए ना, इसी को बोल देते हैं हम लोग फाउंडर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फाउंडर, संस्थापक। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आए बात समझ में इस चीज़, इसको हम लोग फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं ब्रीफ अकाउंटिंग। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे ब्रीफ अकाउंटिंग आपको क्या है यहाँ पे, जैसे इवोल्यूशन पे तो कुछ नहीं, कितना साल पहले कौन सा आया, क्या आया, कितना ईयर का बोला है, एम्फीबियन कब इवॉल्व हुए, इस बारे में आपको लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस चीज़ को तो इस पे ध्यान दें, उतना नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ये चीज़ आया पास में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि कौन सा मैन जो है, यानी कि कौन सा यहाँ पे ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है। आप इस पैराग्राफ को थोड़ा पढ़ करके जाएगा कि कितना पावर का ब्रेन होता है, सबसे पहला कौन सा स्पीसीज आया था, कितना साल पहले, कितना मिलियन ईयर्स ऑफ अगो आया था। ठीक है, और क्या उसका प्री हिस्टोरी, क्या क्या उसका डिस्कवरी है, वो चीज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसका सीरीज मतलब पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप करते हैं कि अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कुछ। और अगर आपको वीडियो थोड़ा ठीक लगा होगा तो इसको समझ में आया होगा टॉपिक्स, तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। लास्ट मोमेंट है, क्विक रिवीजन। अब प्लीज़ वीडियो पे या यूट्यूब पे अभी उतना ध्यान देने से बेटर है कि आप बुक पे फोकस करें, अपने नोट्स पे फोकस करें, और जो डायग्राम है बायो में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज ही मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये पहला पार्ट है, इसके बाद में मैं दूसरा पार्ट डालूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।